अभी हम लोग मौर्य वंश को पढ़ेंगे। मौर्य वंश जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास में पॉलिटिकल डेवलपमेंट और हर तरह के डेवलपमेंट का क्लाइमेक्स कहलाता है। सर्वोच्च शिखर पर इसे माना जाता है। और जिस तरह से भारत के इतिहास में लोगों ने इतिहास को लिखा है, तो शुरुआत के ज़माने में भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी थोड़ा ज़्यादा उभर के आई। हालांकि क्रोनोलॉजिकल जो मुश्किल है, इसके बारे में भी बहुत समय तक मुश्किल बना रहा, क्योंकि पहले भी बताए थे कि भारत के प्राचीन भारत के बारे में इतिहास का जो क्रोनोलॉजिकल एक सर्टेनिटी थी, उस जमाने में सेल्यूकस का आक्रमण को ही यही एक डेट तय था कि हाँ 326 BC में भारत पर एलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था। और एलेक्जेंडर के आक्रमण के अलावे डेट बहुत सारा मुश्किल में था कि कौन राजा कब हुआ, कौन किसके आगे कौन किसके पीछे हुआ। फिर भारत के इतिहास में भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद बहुत सारी घटनाओं को रेफर किया जाता था कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के इतने साल बाद अमुक घटना हुई। पहले इतिहासकारों को इसी में मुश्किल हुआ कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई। और भारत, चीन, श्रीलंका, विभिन्न देशों के स्रोतों के आधार पर 483, 485, 487 ये डेट्स लोगों ने तय करने का प्रयास किया। तो जहाँ कुछ भी पता नहीं हो वहाँ 483 हो या 487 हो, बहुत ज़्यादा गैप नहीं। उसके बाद फिर इतिहास में तमाम डेट जो भी भगवान बुद्ध को रेफर करके बोले गए थे वो तय हुआ। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी के बैठक में विलियम जोन्स ने कहा कि सैंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। विलियम जोन्स ने यह तथ्य स्थापित किया कि यूनानी स्रोतों में वर्णित सैंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। और वहाँ के स्रोतों में वर्णित था कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। तो ये सीधे स्थापित हो गया कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस कंटेम्पररी। तो फिर इतिहास में बहुत सारे तथ्यों को सुलझाना या जो भी मुश्किलें थी उसको सुलझाना आसान हुआ। कम से कम ये तय हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य इस पीरियड के आसपास का है। तो एक क्रोनोलॉजी उसमें तय हुआ। फिर विलियम जोन्स ने कहा था कि पलिबोथरा ही पाटलिपुत्र है। यूनानी स्रोतों में पलिबोथरा का जिक्र था, तो उसने कहा कि पलिबोथरा जो कहा गया है यूनानी स्रोतों में वही पाटलिपुत्र है। लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य की साम्यता बताना उस समय के इतिहास के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तो ये लगभग होने लगा कि हाँ कौन कब हुआ, कौन किसके आगे पीछे हुआ। आज जितने आसानी से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिल जाता है, उस जमाने में इस तरह का चीज नहीं था, क्योंकि स्रोत भी उपलब्ध नहीं थे। उसी जमाने में बहुत सारे जगहों से अशोक के अभिलेख मिले। तो अभिलेखों को जानना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास लोगों ने किया था, लेकिन अशोक के अभिलेख को कोई पढ़ नहीं पा रहा था। जैसे फिरोज तुगलक के जमाने में अशोक के 2 स्तंभ लेख या स्तंभ जो है दिल्ली ले जाए गए थे, जिसको दिल्ली मेरठ दिल्ली और टोबरा दिल्ली कहा जाता है। उस समय भी लोगों को नहीं समझ में आया था फिरोज तुगलक के जमाने में कि आखिर वो है क्या। तो फिरोज तुगलक ने बहुत सारे ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया और कहा कि इसको जरा पढ़ के देखिए कि इसमें क्या है। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण लोग संस्कृत पढ़ते थे, ब्राह्मी लिपि का उनको आइडिया नहीं था। तो बहुत प्रयासों के बावजूद वो लोग उसको नहीं पढ़ पाए। लेकिन जब अंग्रेजों का जमाना आया और एलेक्जेंडर जोन्स बहुत सारे लोग लगे, लेकिन अशोक के अभिलेख जहाँ भी पढ़े वो अनडिसिफर्ड रह गए। तो जेम्स प्रिंस से कहा जाता है कि लगभग 7 साल लगातार इसको पढ़ने में लगाया। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट भी इसको पढ़ने में लगे हुए थे। उस समय थोड़ा इस समय होता है कि तेजी के हाँ मेरे पहले वो पढ़ लिया तो उसको उपलब्धि मिल जाएगी। लेकिन 7 साल के लगातार प्रयास के बाद
जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ब्राह्मी लिपि के पढ़ जाने के बाद अशोक के कई अभिलेख जो उस समय उपलब्ध थे उनको पढ़ा जा सका कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ फिर एक समस्या थी, अशोक के उन अभिलेखों में उस समय नहीं लोगों को पता था कि अभिलेख अशोक के, पहला नंबर। दूसरा नंबर के उसमें देव नाम प्रियदर्शी राजा लिखा था, देव नाम प्रियदर्शी। तो आज हम लोग सीधे कहते हैं कि अशोक के अभिलेख है, लेकिन उस जमाने में शुरुआत में इन अभिलेखों में जो नाम लिखा हुआ था वो केवल देव नाम प्रियदर्शी था, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में प्रियदर्शी लिखा जाता है। ये तय नहीं हुआ कि यही राजा अशोक है, तो ऐसे ही चला कि हाँ देव नाम प्रियदर्शी एक राजा हो। तो हर आदमी के लिए मुश्किल था कि इसको हम समझ पाए कि आखिर ये राजा और अशोक में कोई साम्यता है अथवा नहीं। बहुत दिनों तक ऐसे ही चल। आगे चल के अशोक के कई माइनर एडिक्ट्स मिले। उन माइनर एडिक्ट्स से पता चला कि अशोक का ही उपनाम है देवनाम प्रियदर्शी राजा अशोक। तो जब ये लगभग 1914 में ये आइडेंटिफाई किया जा सका कि देव नाम प्रियदर्शी जो नाम है वो नाम अशोक का है, तो एक साथ जब लिखा हुआ मिला कि देव नाम प्रियदर्शी राजा अशोक, है ना, तब जाके फैसला हुआ, इतिहास में इस बात को इस्टेब्लिश किया जा सका कि हाँ भाई दोनों नाम एक ही आदमी का। ये 1915 में हुआ। इसी के आसपास कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी मिला। ऐसा नहीं कि एक ही साथ सारा स्रोत मिल गया। और तब जब ये सब हुआ तो उसके बाद यूनानी स्रोतों में जो भी वर्णन मौर्यों के बारे में था वो अध्ययन सामग्री के रूप में सीधे अवेलेबल हुआ, क्योंकि जब इस्टेब्लिश हो गया कि हाँ सेंड्रोपोडस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, तो उसके पहले जो एलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, एलेक्जेंडर के साथ आने वाले लोगों ने उसके आक्रमणों के विवरण लिखे हैं, उसमें भारत का भी मेंशन है। एलेक्जेंडर के साथ जो लोग आए, एलेक्जेंडर के बाद जो लोग लिखे भारत के बारे में, वो सभी स्रोत मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत के रूप में आए। तो सबसे पहले हम लोग अशोक के अभिलेखों के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, फिर अशोक के अभिलेख में क्या क्या है वो सब बाद में पढ़ेंगे। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हुआ जेम्स प्रिंसेप को, है ना। ये देना 1837 में उसके पढ़े जाने को स्वीकार किया गया कि जेम्स प्रिंसेप ने जो किया है वह सही काम किया है ना। 1837 में धीरे धीरे अशोक के अभिलेख भारत के या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे जगहों से मिले। अफगानिस्तान से भी मिले, पाकिस्तान से, उस समय खैर पाकिस्तान भारत में ही था, दक्षिण भारत से भी मिले, बंगाल तक से मिला, बिहार से मिला, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से मिला, कर्नाटका से मिला, आंध्रा से मिला, मध्य प्रदेश से मिला, आज के महाराष्ट्र से मिला। तो बहुत सारे जगहों से अभिलेख मिले। इन अभिलेखों को देखकर साफ है कि ये अभिलेख सभी के सभी सार्वजनिक स्थलों के आसपास लगाए गए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। वो मेला स्थल हो, पूजा स्थल हो, या मेन सड़क हो, चौराहा हो, तो इस तरह के जगहों पर लगाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ लें। जैसे आज आप लोग देखते हैं कि होर्डिंग लगा रहता है, तो अब तो उसका भी वैल्यू घट रहा है कि बहुत सारे होर्डिंग लगने लगे। उस ज़माने में तो यह रेयर अपने आप में अकेला था, कोई भी आदमी उसको देखा तो उसको लगेगा ये क्या है, तो उसकी उत्सुकता सामान्य तौर पर बढ़ जाएगी कि आखिर इसमें क्या है। तो उस ज़माने में लोग उसको पढ़ते थे, जिसको पढ़ने आया। अब वो जहाँ जहाँ जाएगा, जिन जिन लोगों से मिलेगा, वह सबको बताएगा कि हाँ अमुक जगह गए थे, हमारे राजा ने इस तरह की बातें लिखवाई हैं। तो इसको बोलते हैं हियर से, कहा सुनी। कहा सुनी आज भी पब्लिक ओपिनियन के फॉर्मेशन का सबसे बड़ा और इफेक्टिव माध्यम, क्योंकि एक आदमी सुना या पढ़ा या देखा
और वह कई आदमी से कहेगा, वो जितने आदमी से कहेगा वो और आदमी से कहेगा। तो इतना सारा मैसेज का प्रसार अब तो व्हाट्सएप ही सब करता है, लेकिन इससे पहले कहा सुनी ही हियर से जिसको बोलते हैं वही पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन का सबसे प्रभावी माध्यम है। तो स्वाभाविक है कि जो आदमी पटना आया या कहीं भी गया और अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, वो हर जगह जाके इस बात को बताएगा, और उसका उद्देश्य भी यही था। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, ग्रीक है और अरमाइक है। भाषा जो है ये लिखना है कि अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, ग्रीक है और अरमाइक है। जैसे अफगानिस्तान इस सब में ग्रीक है, भारत में प्राकृत है, और ईरान के सीमावर्ती इलाकों में जहां अभिलेख है वहां पर अरमाइक है। तो भाषा प्राकृत हुआ, ग्रीक हुआ और अरमाइक हुआ। स्क्रिप्ट जो है लिपि, अरमाइक और ग्रीक है अफगानिस्तान में, अरमाइक और ग्रीक है अफगानिस्तान में। खरोष्टी है उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी उत्तर पश्चिम में, और भारत में ब्राह्मी लिपि है। तो एक तरह से अभी जो आप पाकिस्तान है वहाँ खरोष्टी है और हमारे यहाँ ब्राह्मी लिपि है। जो भारत है उसमें ब्राह्मी लिपि। तो ग्रीक अरमाइक हुआ अफगानिस्तान में, पाकिस्तान वाले इलाके में खरोष्टी और भारत के इलाके में ब्राह्मी। स्क्रिप्ट हुआ। अभिलेख जो है ये कहलाता है रॉक इंस्क्रिप्शंस। रॉक इंस्क्रिप्शंस, तो इसकी दो कैटेगरी है। मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस, बृहत शिलालेख। बृहत शिलालेख संख्या में 14 है। मेजर रॉक एडिक्ट 14 है, और बहुत सारे माइनर रॉक एडिक्ट्स भी मिले हैं, लघु शिलालेख भी मिले हैं। फिर पिलर एडिक्ट्स है, स्तंभ लेख 7 बृहत मेजर पिलर एडिक्ट्स है। मेजर पिलर एडिक्ट्स 7 है, और फिर बहुत सारे माइनर पिलर एडिक्ट्स है। संभवतः और भी मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन अभी इतने हैं। इसके अलावा 2 अन्य अभिलेख भी मिले। एक है सोहगौरा ताम्रपट अभिलेख, सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। सोहगौरा ताम्रपट अभिलेख जो गोरखपुर जिला यूपी का है। गोरखपुर सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, गोरखपुर जिला यूपी। संभवतः ये चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में जारी हुआ है। और दूसरा है महास्थान अभिलेख जो बंगाल में है, अभी बांग्लादेश हो गया। महास्थान शिलालेख कॉपर महास्थान रॉक एडिक्ट। इन्हीं दोनों अभिलेखों में अकाल के समय राहत कार्य किए जाने का वर्णन है। फेमाइन रिलीफ वर्क है ना। अकाल आया था, सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अकाल के कारण ही दक्षिण भारत चला गया। तो अकाल आया था, तो उसी का वर्णन उसमें है कि रिलीफ वर्क चलाए गए। इसके अलावा केव इंस्क्रिप्शंस भी है। पहला है बराबर पहाड़ी का गुफालेख, बराबर केव इंस्क्रिप्शंस, बराबर पहाड़ी गुफालेख। ये अशोक के समय जारी हुआ। और एक है नागार्जुनी गुफालेख, नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शंस जो दशरथ के समय जारी हुआ। इन दोनों के द्वारा जारी किए गए गुफाएं
आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया गया। आजीवक संप्रदाय के लोगों को डोनेट किया गया, यानी दान में दिया गया। एक दो बात ध्यान में रखना है कि पहाड़ को काटकर गुफा बनाने का यह प्राचीनतम प्रमाण है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ केव इंस्क्रिप्शन, यानी इससे पहले के काट कर पहाड़ को गुफा बनाने का प्रमाण नहीं है। तो ये पहला पहाड़ को काट कर गुफा बनाने का प्रमाण है। इसके अलावा रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, हालांकि वो अशोककालीन ही अभिलेख है, लेकिन रुद्र दमन ने भी उस पर अभिलेख लिखवाया जब सुदर्शन झील का उसने पुनर्निर्माण किया, रेनोवेट किया। इसके अलावा माइनर एडिक्स, हम लोग एडिक्स जब पढ़ेंगे तो अलग है, बहुत सारे जगहों से मिला है, कर्नाटक तक से मिला है। यह मान लिया जाता है कि जहाँ से भी अभिलेख मिला है उन सभी क्षेत्रों पर मौर्यों का अधिकार रहा होगा, क्योंकि लोग अपने ही क्षेत्र में कुछ भी लगाएंगे, दूसरे के राज्य में तो जाकर कुछ लगाएंगे नहीं, तो ऐसा माना जाता है। तो ये इस समय के स्रोत में मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में महत्वपूर्ण है। ये मौर्य एम्पायर का मैप है। मौर्य एम्पायर जो है, जो आप देख रहे हैं, पूरे भारत के इतिहास का ये लार्जेस्ट एम्पायर है। मौर्यों के एम्पायर से बड़ा साम्राज्य न पहले बना न उनके बाद बना है ना। इनका अधिकार अफगानिस्तान तक है, इधर बंगाल तक है। तो लार्जेस्ट एवर एम्पायर इसको कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये संभावित राजा लोग हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। राजाओं का जो क्रोनोलॉजी है इनका, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298, लेकिन कहेंगे 321 ही रहता है ना, 321। इधर 297 हो जाएगा, यहाँ दिए दिया बिंदुसार 297 272, अशोक द ग्रेट 273 से 232। तो ऐतिहासिक प्रमाण अशोक तक है। शेष जो ये क्रोनोलॉजी है ये पुराणों से मिलता है ना। अलग अलग पुराणों से अलग अलग बातें हैं, लेकिन अशोक के बाद मौर्य राजा कौन हुए इसकी जानकारी का स्रोत हम लोगों के लिए पुराण है ना। तो दशरथ है, सम्राति है, सरिसुका है, देवबर्मन है, शतधन्वन है और अंतिम राजा बृहद्रथ है। तो ये इनका क्रोनोलॉजी है। 187 में माना जाता है कि राजवंश का अंत हो गया, 187 में। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत पर आते हैं। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले बौद्ध स्रोत है। बौद्ध स्रोत जो है उसमें पिछले क्लास में बताए थे कि जो जातक कथा है ये एक लंबे समय के इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग 300 से 303 सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी, यानी जो मौर्यों का पीरियड है उसके थोड़ा बाद तक ये आर्थिक इतिहास के स्रोत के रूप में जातक कथाओं का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो दिग्घ निकाय है, दिग्घ निकाय किताब जो है ये भी उपयोगी है, क्योंकि इस किताब में भगवान बुद्ध को एक राजा के रूप में वर्णित किया गया है। इतिहासकारों का अनुमान है कि दिग्घ निकाय में जो राजा का पर्सनिफिकेशन है इट इज ऑन अशोका। अशोक को आधार बनाकर भगवान बुद्ध को उसमें राजा के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। इसीलिए जो जानकारी उस किताब में दी गई है इट इज थॉट टू बी ऑफ मौर्यन पीरियड एंड स्पेशली ऑफ अशोक, है ना, दिग्घ निकाय में। दीपवंश एक किताब है जो श्रीलंका में लिखा गया, दीपवंश और महावंश। दीपवंश जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पाली भाषा में है, श्रीलंका में लिखा गया। कौन लिखा इसका जानकारी नहीं है, राइटर इज अननोन। महावंश है, इसको महानाम के बौद्ध ने लिखा, इसको महानाम ने लिखा। इसके बाद एक किताब है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है इंडो ग्रीक राजा था मिनांडर। तो इस किताब में मिनांडर सवाल करता है और बौद्ध विद्वान नागसेन जवाब देते हैं। तो मिलिंद पन्हो एक तरह से सवाल जवाब का किताब, और इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो
द फॉरेनर्स वेर इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म, जो विदेशी लोग हैं वह बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट ले रहे थे। तो मिलिंद पन्हो भी एक इम्पोर्टेंट स्रोत है, विशेषकर 2nd सेंचुरी BC के, जब वो लोग आक्रमण किए थे भारत पर। इसके अलावा 8 कथाएं किताब है। ये जो किताब है ये त्रिपिटक पर भाष्य है, कमेंट्री ऑन त्रिपिटक। यह त्रिपिटक पर भाष्य कमेंट्री है। इसके अलावा जैसे यहाँ दिव्य वर्णन किताब है, अशोका वर्णन भी किताब है। इस सभी में जो भी वर्णन है वो मौर्य वंश के बारे में ही जानकारी कमोबेश देता है। महावंश के बारे में, दिव्य वंश के बारे में बता ही दिया आपको। जैन स्रोत में एक किताब है परिशिष्ट पर्व, इसमें संप्राति के बारे में जिक्र है। कहा जाता है कि जिस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, उसी तरह से संप्राति ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। तो जैन धर्म का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैट्रोनाइजर संप्राति को माना जाता है। इसलिए परिशिष्ट वर्मन में उसकी जानकारी है और उसी के साथ साथ मौर्यों के बारे में भी जानकारी है। तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे ब्राह्मण स्रोत के बारे में, मौर्यों के बारे में ब्रह्मिकल सोर्सेस, ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए स्रोत मौर्यों के बारे में। मौर्यों के बारे में ब्राह्मण स्रोतों में क्या कहा गया? जो पुराण है ये वंशावली के लिए, जेनियोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। जैसे मैंने कहा कि अशोक के बाद कौन राजा बना, इसकी जानकारी पुराणों से ही मिलती है। हालांकि ब्राह्मण स्रोत अर्थशास्त्र को भी कहेंगे, हालांकि सेकुलर स्रोत है। अर्थशास्त्र इसे बुक ऑन पॉलिटी, राज व्यवस्था की महानतम किताबों में से एक इसको माना जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ऑन पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिक, जो भी स्रोत है उसके अनुसार ये माना जाता है कि कौटिल्य, चाणक्य है ना, या विष्णुगुप्त, ये 3 नाम इनके कहे गए हैं। अब इस तीनों नाम में थोड़ा वाद विवाद होते रहता है कि ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं या तीनों अलग अलग हैं। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन का मानना है कि पॉसिबिलिटी है कि ये 3 अलग अलग लोग हैं, क्योंकि मौर्यकालीन चाणक्य कहते हैं कि हमें पूर्वजों से ये मिला है। तो जो परंपरा भारत में रही है श्रुति और स्मृति की, तो यह कोई अजूबा नहीं होगा कि शेष 2 आदमी चाणक्य के पूर्वज रहे होंगे और उसी परंपरा को चाणक्य ने कंटिन्यू किया। स्वाभाविक है कि उन तीनों के नाम उससे जुड़ गए होंगे। तो यह कोई बहुत एबनॉर्मल नहीं है भारत के इस तरह की परंपराओं को देखते हुए। लेकिन हालांकि 3 अलग अलग लोग ही थे, इसके लिए अकाट्य प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। केवल संभावित है कि दे में बी 3 persons representing 3 generations of the same family, as it has happened in the case of the Vedas, when they are called family books, means कि that tradition continued in the same family for many generations। तो एक ही परिवार का कहलाएगा। ये भी इसके साथ भी ऐसा हो सकता है ना, हुआ ही है, नहीं कहा जाए। फिर एक किताब है मुद्रा राक्षस। राक्षस जो थे वो नंदों के महामात्र थे और चाणक्य के मित्र भी रह चुके थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर आक्रमण किया, तो चाणक्य जानते थे कि राक्षस भी उन्हीं के जैसा तेज आदमी, इसीलिए वह नंदों को, धन नंद को सही सही सुझाव देकर उसकी रक्षा कर सकता है। चाणक्य ने प्रयास किया कि राक्षस को अपने में मिला ले, लेकिन राक्षस जो थे वो लॉयल टू द स्वॉर्ड थे और उन्होंने धननंद का साथ छोड़ने का कोई भी वैसा रुख नहीं दिखलाया। बाद में कहा जाता है कि चाणक्य ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया, बात करने के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। यही चाणक्य नीति है कि बड़े लक्ष्यों के लिए छोटा भूल कोई दिक्कत नहीं है। तो यह काम उन्होंने किया। तो
नंदों के पतन और मौर्यों के मगध पर शासन स्थापित होने के समय क्या क्या षड्यंत्र हुए, इसकी कहानी मुद्रा राक्षस में है ना। तो एंड ऑफ द नंदा एम्पायर एंड एसिडेंसी ऑफ द मौर्यन एम्पायर, तो मुद्रा राक्षस उसके लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक किताब है कथा सरित सागर, सोमदेव ने लिखा, कथा का सागर ही है, इसको सोमदेव ने लिखा। तो हम लोगों के देश की किताब में इस तरह का जो परंपरा है बहुत रहता है कि हाँ आप बात करें और आपके साथ बात करने वाला कोई 300 साल पहले का है तो कोई 300 साल बाद का है। तो लेखकों ने समय अंतराल को बड़ा ही हल्के तौर पर ले लिया और उसी क्रम में कई कहानियां मौर्य वंश के बारे में भी इस किताब में है। फिर कालिदास का मालविका अग्निमित्रम है। तो मालविका कालिदास गुप्त काल में हुए, लेकिन गुप्तों के बारे में डायरेक्टली कुछ लिखा नहीं। ये शुंग शासक है अग्निमित्र, तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। इसमें शुंगों ने ही मौर्यों को रिप्लेस किया था, इसलिए इस किताब में पासिंग रेफरेंस या कई बातें हैं जो मौर्यों के बारे में भी कही गई हैं मालविका अग्निमित्र में। फिर पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है, शुंग काल में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। इस सब किताब को अपने याद रखिएगा। महाभाष्य में पतंजलि ने मौर्यों के पतन के कारणों का विवेचन किया है, डिक्लाइन ऑफ द मौर्यंस। फिर बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में भी मौर्यों के पतन के बारे में लिखा। बाणभट्ट बिहारी ही थे, उन्होंने मौर्यों के पतन के बारे में लिखा। अब हम लोग विदेशी स्रोत देखेंगे मौर्यों के बारे में। तो पहला नंबर शुरू में ही बता दिए थे कि विलियम जोन्स ने ही साबित किया कि सैंग्रोपोटा से ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है ना। सिकंदर के साथ आने वाले उसके मित्रों ने भारत पर उसके आक्रमण के बारे में, फिर भारत के क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। तो मौर्य कालीन कंटेम्पररी इंडिया कैसा था या प्री मौर्य पीरियड में भारत कैसा था, उसके बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है सिकंदर के सहपाठियों के द्वारा लिखे गए या जो उसके कंपेनियंस से जो भारत आए उनके द्वारा लिखा गया विवरण। एक था नियार्कस एलेक्जेंडर का सहपाठी था और उसकी सेना का जनरल इन चीफ था, उसने भी भारत के बारे में लिखा है। ओनेसिक्रिटस जो था सिकंदर के नेवी का हेड था, नेवी का जनरल था, उसने भी लिखा है। फिर है अरिस्टोबुलस जो था सिकंदर, उसने सिकंदर के कॉन्क्वेस्ट या विजय अभियानों को लिखा। भारत में भी सिकंदर ने जितने राजाओं को हराया उसके बारे में उसने लिखा है। तो ये तीनों के द्वारा दिया गया विवरण मौर्य वंश की स्थापना के जस्ट पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में इन लोगों ने लिखा। फिर है मेगास्थनीज। सिकंदर के मरने के बाद उसके राज्य उसके अधिकारियों के बीच बंटा। भारत वाला हिस्सा सेल्यूकस को मिला। सेल्यूकस ने भारत के वाले हिस्से को रिकवर करने के लिए अभियान किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया और जो संधि समझौता हुआ, उसके बाद फिर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने अपने भारत में रहने का अधिकांश समय तक्षशिला में बिताया, लेकिन वह पाटलिपुत्र भी आया, लेकिन उसका ज्यादातर समय तक्षशिला में ही बीता। उसने जो किताब लिखी है उसका नाम है इंडिका। लेकिन इंडिका जो है
अपने ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, मूल किताब उपलब्ध नहीं है और इट हैज़ बीन लॉस्ट। लेकिन फायदा इतने है कि वहाँ के बहुत सारे लोगों ने इंडिका के आधार पर अपनी किताबों में भारत के बारे में लिखा है। तो they have extracted from Indica and have written the references. In that course they have referred कि मेगास्थनीज ने भारत के बारे में ऐसा ऐसा बोला है। तो एग्जैक्ट किताब अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस किताब से लिए गए अंशों को बहुत सारे ग्रीक लेखकों ने इस्तेमाल किया है। इसलिए हमारे पास कंजेक्चरल प्रमाण है कि मेगास्थनीज ने भारत के बारे में क्या बोला। फिर है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो जो है उसका समय 64 BC से 19 AD है, 64 BC से 19 AD। उसने किताब लिखा है ज्योग्राफी। उस किताब का नाम ही है ज्योग्राफी। लेकिन ये ज्योग्राफी से ज़्यादा ट्रेड एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि जब व्यापार होगा तो ज्योग्राफी लिखना ही होगा। और उस समय के व्यापार अधिकांश पानी से होते थे, तो इसलिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे, तो भारत के बारे में बहुत सारा विवरण इसने लिखा है। फिर हुआ प्लिनी। प्लिनी का जो पीरियड है 23 से 79 AD है, 23 ईस्वी सन से 79 ईस्वी सन। और इसने किताब लिखा है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, इसमें भी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज की जानकारी है। फिर हुआ डियोडोरस। डियोडोरस ने बिब्लियोथीका हिस्टोरिका नाम का किताब लिखा। बिब्लियोथिया हिस्टोरिका किताब जो है वो लगभग पूर्णतः इंडिका पर आधारित है। बिब्लियोथिका हिस्टोरिका लगभग पूरा का पूरा इंडिका पर आधारित है। इसलिए इंडिका में बहुत सारा बात क्या कहा गया है वो इससे जानकारी मिलती है। फिर वह प्लूटार्क। प्लूटार्क ने लाइफ ऑफ एलेक्जेंडर लिखा है। इसके अलावे एरियन ने भी लिखा है, जस्टिन ने भी लिखा है। एरियन और जस्टिन ने भी लिखा है। फिर भारत की यात्रा पर आने वाले फाहियान, वेनसांग दोनों चीनी यात्री हैं। चीनी बौद्ध यात्री है। तो जो बौद्ध होगा वो स्वाभाविक तौर पर मौर्यों के बारे में लिखे। और इन दोनों ने सभी बौद्ध स्थानों की यात्राएं की। पाटलिपुत्र भी आया, नालंदा भी वेनसांग गया। फाहियान के समय तो नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं बना था,
लेकिन वो इंसान वहाँ गया था, इन लोगों ने भी लिखा है। इसके अलावा कई आर्कियोलॉजिकल स्रोत मिले, जैसे पाटलिपुत्र जो जहाँ अभी आप हैं, यही पाटलिपुत्र शहर मौर्यों का राजधानी था। और जो भी उस समय के विदेशी इतिहासकार आए हैं, उन्होंने पाटलिपुत्र को वर्ल्ड क्लास सिटी कहा और संसार के एक दो शहरों के बराबरी में पाटलिपुत्र को माना। तो इसी पाटलिपुत्र से भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का शासन हुआ। और इस पाटलिपुत्र का क्या हालत है और बिहार के इतिहास का क्या हालत है ना। तो प्राचीन काल का इतिहास एक तरह से बिहार का इतिहास होता है, क्योंकि मौर्यों से बड़ा, मौर्यों से ज़्यादा प्रतापी, सक्षम शासक पूरे इतिहास में नहीं हुए। फिर भी पाटलिपुत्र शहर का एक्सकेवेशन या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पाटलिपुत्र शहर लगभग उसी पर फिर बस गया। खुदाई भी यहाँ ज़्यादा नहीं हुई है। एक जगह है कुम्हरार, तो कुम्हरार को अशोक के या मौर्यों का पैलेसियल बिल्डिंग राजमहल माना गया है। तो स्वाभाविक है कि अगर वो राजमहल है तो इर्द गिर्द जो भी इलाका बसा हुआ है वह प्राचीन पाटलिपुत्र पर ही बसा हुआ है। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि जो रेलवे लाइन है ये पाटलिपुत्र शहर का इधर का एक बाउंड्री था, जहाँ संभवतः चूँकि पाटलिपुत्र को भी दुर्गीकृत शहर कहा गया है, फोर्टिफाइड कहा गया है। पहले 80 दरवाजे कहे गए हैं, बाद में आपने चंद्रगुप्त सीरियल में या चाणक्य सीरियल में देखा होगा कि हाँ, समय से गेट खुलता था, समय से बंद होता था। गेट पर प्रहरी है, आने जाने वाले सभी पर नज़र रखी जाती थी। आप अगर बाहर से आए हैं, अनजाने हैं, तो बिना आइडेंटिफिकेशन के आप शहर में नहीं जा सकते थे। तो और फोर्टिफाइड था, सभी में छिद्र बने हुए थे ताकि आकस्मिक समय में सैनिक वहाँ से तीर चला सके। और चारों तरफ से एक गड्ढा खोदा हुआ था। आज भी लाल किला हो या इस तरह का जो भी किला है, देखिएगा कि सबके दीवार के पास गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा रहता था, क्योंकि उस पानी से होकर जाकर दीवार तोड़ना आसान नहीं होता था। और अधिकांश समय इस तरह का तोप नहीं बना था मध्यकाल में। इवन अकबर तक कि दूर से चला के ही तोप से हम किसी किले का दीवार तोड़ देंगे। इवन जब अकबर को महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण हुआ तो बाहरी किला को तोड़ने के लिए छतरी बना के रात में किला को तोप को नज़दीक ले जाना पड़ा। इसलिए दूर से मार करने वाले तोप उस जमाने में नहीं थे। फिर भी ये रेलवे लाइन को अभी जो बाईपास है, तो बाईपास को दाहिने साइड का दीवार कहा जाता था। और अभी जो गंगा नदी का पुल वैसे है, तो वहाँ से लेके माना जाता है कि इधर का भी जो बाईपास है मिलाकर ये पाटलिपुत्र शहर उस जमाने में रहा होगा। और उस जमाने में सोन नदी पटना के और भी नज़दीक से बह रही होगी, ये अनुमान किया जाता है ना। क्योंकि जब पटना को गंगा, सोन और पुनपुन से घिरा हुआ शहर कहा जाता है, तो सोन नदी के उतने दूर होने की संभावना नहीं है। और भूगोल भी कहता है कि नदियाँ मार्ग बदलती हैं। अभी ही जहाँ गंगा नदी है संभवतः और इधर ही गंगा नदी रही होगी प्राचीन काल। अभी हाजीपुर की तरफ गंगा नदी भागी जा रही है। तो फिर भी कुम्हरार का जो हो सका, बुलंदीबाग का थोड़ा एक्सकेवेशन हुआ। यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन नहीं हो पाया और सभी तरफ घरे घर बन गया। तो कहाँ और कैसे कौन एक्सकेवेशन करेगा, ये भी एक समस्या है। डाक बंगला चौराहे पर जब लोकनायक भवन बन रहा था तो नींव के लिए खोदा गया, तो बहुत सारा उसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग उसमें एक्शन ले ले, तब तक तोप ताप के घर बना दिया गया। कहते कि लोग भाई आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो पता चला कि डाक बंगला चौराहा जो है
चौराहा के बदले पुरातात्विक स्थल में बदल गया। इसकी तमाम संभावनाएं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पाटलिपुत्र तो छोड़ दीजिए, बिहार के किसी अन्य हिस्से में भी हमारी सरकारों के द्वारा उसमें कोई भी गंभीर प्रयास नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इसको करवाने से बिहार के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, न अच्छे असर पड़ेगा, न वोटे का असर पड़ेगा। तो जिसमें भी कोई फ़ायदा नहीं होता है उसको लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक काम करने के लिए हिस्टोरिकल सेंस होना भी ज़रूरी है। तो जो लोग मार काट बंटवारा और इधर उधर का निगेटिव सोच दिमाग होता है, वो पॉजिटिव जल्दी बात नहीं सोच पाएंगे, और यह तो ऐतिहासिक गौरव की बात होगी। तो जहाँ लोग जातियों में बटे हैं वहाँ इन सब चीज़ों का काम नहीं होता है। तो आज भी दुनिया में फ्रांस और उसके बाद ब्रिटेन और फिर बाद में अमेरिका ने इस तरह की चीज़ों में पैसा खर्च किया है, तभी वर्ल्ड के बहुत सारे प्राचीन काल के या दूसरे पीरियड के भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज निकल कर बाहर आ पाए।